नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आपको दिखाएंगे हम जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो मुद्दे भी आने वाले हैं। लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हां, हमास प्रेमियों को क्या अल्टीमेटम दिया गया है नेतन्याहू के द्वारा, वो आपको बताएंगे। बने रहिए, आगे बढ़ेंगे। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में बताएंगे विपक्ष बजाय झुंझुना, ये गिरिराज की तरफ से कह दिया गया बीजेपी के। जब ये सवाल पूछा गया, जब विपक्ष कह रहा था कि बजट के नाम पर केवल झुंझुना ही मिला है, तो ये गिरिराज जी की तरफ से जवाब दे दिया गया। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गेमी बिगाड़ेगा गेम। जी हां, इसी के बारे में चर्चा। तूफान, हादसे और तमाम चीजें जो हादसे हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। पूरे देश में और पूरे दुनिया में अगर आपको कहूं, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं प्रलय हो रही है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे आसमान में दुश्मनों का नाश कैसे कर लिया जाएगा भारत के द्वारा, भारत की शक्ति कैसे बढ़ती जा रही है। मिसाइल सिस्टम्स में तो वैसे ही हमारा कोई जवाब नहीं, कोई सामी नहीं। इसके बारे में भी स्पेशल रिपोर्ट आपको देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बने रहिए जनमत में। और फिर भारत विरोधी बाइडेन, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है? क्या भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना जरूरी है अमेरिका को? अब तो बंद कर देना चाहिए। ये तमाम खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों विशेष दर्जे की सियासत चल रही है। यह सियासत विशेष दर्जे की इसलिए है क्योंकि इस बार के बजट में मोदी सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दे दिया है, जिसका इंडी गठबंधन के नेता विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में लालू यादव की एंट्री हो गई है। लालू यादव बजट पर अजीबोगरीब तर्क और बयान दे रहे हैं। वहीं यूपी को लेकर भी विपक्ष की भ्रम वाली पॉलिटिक्स जारी है। क्या है पूरा मामला, क्या हो गया, झुंझुने तक बात चली गई, उसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जुलाई को मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। सभी राज्यों के लिए विकास का पिटारा खोलते हुए कई बड़े ऐलान किए गए। दूसरी तरफ विपक्ष बजट की कमियां निकालने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव की भी एंट्री हो गई। लालू यादव ने बजट पर ऐसा बयान दे डाला कि आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि लालू यादव कोई कॉमेडी कर रहे हैं या फिर अपनी सियासत चमका रहे हैं। सुनिए लालू यादव क्या कह रहे हैं बजट पर। आशाजनक रहा और ये झुंझुना बजाने के लिए दे दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को लगता है कि बिहार को बजट में सिर्फ झुंझुना मिला है। लालू का मानना है कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। लालू यादव का यह रिएक्शन उस समय आया जब वह अपना इलाज कराकर दिल्ली से पटना वापस लौट रहे थे। लालू के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। वहीं अगर बजट की बात करें तो केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए पिटारा खोलते ही कई बड़े ऐलान किए। केंद्र सरकार ने बजट में बिहार को विशेष फंड दिया है, जिसमें सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ की राशि दी है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ दिए। ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए 21,400 करोड़ की मदद की। कुल 58,500 करोड़ का फंड दिया। लालू के इस अजीबोगरीब बयान का तर्क समझ से परे है। उनके इस बयान से एक बात साबित होती है कि लालू यादव बजट के मुद्दे पर सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। विपक्षी दल इसी तरह का भ्रम यूपी को लेकर भी फैला रहे हैं। लालू की तरह अखिलेश यादव भ्रम की राजनीति कर रहे हैं और मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? वहीं अगर यूपी को दिए गए बजट की बात करें तो मोदी सरकार ने यूपी के विकास के लिए कई ऐलान किए हैं। इसमें 50 साल के लिए 20,500 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज,
बजट में घोषित 12 में से 2 औद्योगिक पार्क यूपी में बनेंगे। कर्ज गारंटी योजना से 22 लाख उद्यमियों को मदद देने की घोषणा। सड़क योजना के तहत 2000 नई सड़कों का निर्माण। यूपी के लोगों को 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 75 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। बजट को लेकर विपक्ष की भ्रम फैलाने वाली पॉलिटिक्स जारी है। विपक्ष को अजीबोगरीब बयान और तर्क देने के बजाय सरकार का सहयोग करना चाहिए। विकास कार्यों के लिए सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि यह बजट पूरे देश का बजट है, किसी एक राज्य का नहीं। बजट से देश का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, बजट पर क्या विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है और क्या बिहार और आंध्र वाली बात करके ये एक गुमराह करने का तरीका है, ये हमने आपसे सवाल पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे। आपने वोट दिया, हम आपको उत्तर बता देते हैं। बजट पर देश को गुमराह कर रहा है विपक्ष। 89% लोगों ने, लगभग 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 10 से 11% लोग कह रहे हैं नहीं। तो बहुमत ये मानता है कि बजट पर देश को विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है। इसलिए आपकी बात को सर्वोपरि रखते हुए जनमत में आप ही के मत को दिखाते हैं और आप ही के मत से ये कार्यक्रम सफल होता है। तो आपका मत देखिए, 89% लोग मानते हैं ये बात सत्य है। आगे बढ़ेंगे जनमत में। अब बात भारत की बढ़ती शक्ति की करते हैं। दरअसल डीआरडीओ ने बुधवार यानी बीते 24 जुलाई के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि दुनिया के सभी बड़े देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनसे रासायनिक, जैविक, पारंपरिक या परमाणु हमला किया जा सकता है। भारत के पास भी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पड़ोसी दुश्मन देशों यानी कि चीन और पाकिस्तान के पास भी ये मिसाइलें हैं, लेकिन इनके मिसाइल हमले को बर्बाद करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए अब भारत ने ब्रह्मास्त्र बना लिया है। उसके सफल परीक्षण भी जो है वो कर लिए गए हैं, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM इंटरसेप्टर का परीक्षण कर लिया गया है। ये देखिए, ये आपको एक प्रतीकात्मक रूप से भी हम दिखा रहे हैं और ये मिसाइल टेस्टिंग की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इंटरसेप्टर किसको कहते हैं? इंटरसेप्टर वो जो कि पकड़ता है, इंटरसेप्ट करता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM इंटरसेप्टर का परीक्षण कर लिया गया है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को हवाई कवच मिल सकता है। दरअसल ये ऐसी एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है जो किसी भी दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइलों को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर ही खत्म करने में सक्षम है। तो आइए इसी एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली को ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये तस्वीरें तो आपने देख ही ली, खतरनाक ये तस्वीरें, भारत की शक्ति आसमान में, हमारी धाक, और शत्रु जो है वो हवा में ही राख हो जाएगा। ये हमारी शक्तिशाली जो टेक्नोलॉजी का ही असर है। ये भारत का एक और ब्रह्मास्त्र है, चुन चुन कर मारेगा और चीन ना बचे, ना पाकिस्तान बचे, और आसमान का राजा ही हिंदुस्तान है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, भारत में स्वदेशी कवच है ये, और इससे टेंशन तो विपक्ष को। लीजिए, ग्राफिक्स भी आ गए हैं। एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली रासायनिक, जैविक, पारंपरिक ये हथियार ले जा सकते हैं। दुश्मन की आती हुई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगा, यानी हवा में जब एयर में वो होगी तब उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। ये एयर डिफेंस के रूप में 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आने वाले मिसाइल्स को रोक लेगा। वायुमंडल के बाहर जाकर भी दुश्मन की मिसाइलों को तबाह कर सकता है। ये एक एडवांटेज है, वायुमंडल के बाहर जा सकता है। पाक चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में राख कर देगा। तो इस वक्त पाकिस्तानी सेना, चीनी सेना परेशान नजर आ रही है हमें। तो 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई तक के लक्ष्यों को आसानी से भेज सकता है। तो दूर ही नहीं, पास के लक्ष्यों को, 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई तक के लक्ष्यों को आसानी से भेज सकता है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी क्षेत्र में मिशन पूरा करने में यह सक्षम है। दिल्ली, मुंबई को बैलिस्टिक हमलों से बचाने के काम आ सकता है। तो अभेद्य किले के रूप में दिल्ली, मुंबई को बना दिया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव वाले भारत की यह स्वदेशी क्षमता को दर्शाता है। तो मेक इन इंडिया का जो मजाक उड़ाते थे, उनके मुंह पे तमाचा है। भारत करेगा अमेरिका, रूस और इजराइल की बराबरी। अब इसी पर हमने आपसे जो प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर,
वो भी जान लीजिए। ब्रह्मास्त्र AD-1 है भारत का असली हवाई कवच। ये हमने आपसे पोल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाकर पूछा, क्योंकि जनमत कार्यक्रम में हर खबर पर आपकी राय जो है वो लेते हैं। 97% 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 3% लोग नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है कि ब्रह्मास्त्र AD-1 है भारत का असली हवाई कवच। चलिए, देखा आपने भारत की शक्ति कैसे लगातार बढ़ती जा रही है। जो मेक इन इंडिया का जो प्लान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, डिफेंस में भी उसका ये असर आपको देखने को मिलेगा, चाहे तेजस की बात करें, चाहे मिसाइलों की बात करें, और आज इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से महत्वपूर्ण शक्तिशाली मिसाइल की। अब अगले खबर की ओर चलते हैं। शक्तिशाली तूफान गेमी की वजह से ताइवान और फिलीपींस में भारी तबाही मची हुई है। इस शक्तिशाली तूफान से बचने के लिए ताइवान ने एहतियात होता है उस पर कदम उठाए हैं, तो वहीं तूफान के कारण फिलीपींस में भारी बारिश के चलते हालात और खराब हो गए हैं। वहीं अगर बात कर लें भारत की, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में और भारत में क्या हो रहा है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मॉनसून का ब्रेक फेल होते ही न केवल देश बल्कि विदेशों में भी इसका असर दिख रहा है। बता दें कि जहां एक ओर दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात समेत कई राज्य में बारिश और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। अगर बात करें देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ यमुना ने इस साल जैसा रौद्र रूप दिखाया है, वो प्रकृति का संदेश है, और इस संदेश को नजरअंदाज करना शहर वासियों को भारी पड़ सकता है। आखिर कितने दशकों तक हम नदी की चेतावनी को इग्नोर करेंगे? 2023 से पहले दिल्ली ने 1978 में भी यमुना का कहर झेला था। उत्तर में मुखर्जी नगर से लेकर दक्षिण में कालिंदी कुंज और महारानी बाग तक पानी भर गया था। यमुना जहां से दिल्ली में घूमती है और जहां से बाहर निकलती है, उसके बीच के कई इलाके बाढ़ में डूबे थे। इस साल उतनी भयावह स्थिति तो नहीं रही, लेकिन राजघाट, गीता कॉलोनी से लेकर सिविल लाइंस, मयूर विहार तक डूब गए। वहीं अगर बात महाराष्ट्र की करें, तो गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार खराब होते नजर आए। बाढ़ का पानी कई गांवों के अंदर तक घुस गया है। इससे ग्रामीणों को खाने पीने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ के हालातों के चलते एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, मार्गों को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण अवरासा स्थित संघाना नदी में बाढ़ आ गई है। इससे बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बाढ़ की चपेट में आने से करीब 15 गायें नदी में बह गई। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई निरीक्षण भी किया है। वहीं अब बाढ़ का कहर मात्र देश तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बात अगर फिलीपींस की करें, तो यहाँ मनीला तूफान गेमी का व्यापक असर नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से राजधानी मनीला और आसपास के शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात को देखते हुए अधिकारियों को स्कूल और कार्यालय बंद करने पड़े हैं। कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही बता दें, मनीला में आपदा की स्थिति घोषित कर दी गई है और तूफान गेमी ताइवान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये फिलीपींस नहीं पहुंचा है, लेकिन इसमें मौसमी मानसून की बारिश को तेज कर दिया है। फिलीपींस के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं ताइवान में आए तूफान गेमी ने तबाही मचा दी है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान के चलते 2 लोगों की मौत भी हुई है और 26 लोग घायल हैं। जगह जगह बाढ़ आ गई है। बहरहाल मौसम का ये कहर देश विदेश में जमकर बरप रहा है।
ना जाने इस बाढ़ ने कितनों को बेघर कर दिया, कितनों का जीना मुहाल कर दिया और कितनों की जान ली। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक मॉनसून के ब्रेक फेल पर कोई ब्रेक नहीं लग पाया। सुदर्शन न्यूज के लिए निम्मी सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए, इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा था वो भी आपको बता दें कि पूरे विश्व में जिस तरीके का ये तांडव हो रहा है, अभी और बढ़ेगा तूफान गेमी का कहर। तो ये 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। ये जनता की राय है कि कहर और बढ़ सकता है, ये थमने वाला नहीं है, दिक्कत और बढ़ेगी। जनमत में हर खबर पर आपकी राय हम दिखा रहे हैं आपको। 99% का ये ओपिनियन जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर आपने दिया है। इजराइल और हमास की खूनी जंग अभी भी जारी है। इजराइल की सेना चुन चुन कर हमास के खतरनाक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रही है, जहन्नुम पहुंचा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक बार हमास को खुली चुनौती दे दी है फिर से। दूसरी तरफ अमेरिका में हमास के समर्थकों ने नेतन्याहू के विरोध में दंगा करना शुरू कर दिया है। जिस होटल में नेतन्याहू ठहरे हुए हैं वहीं दंगाइयों ने उपद्रव मचा दिया और होटल को गंदा करने का प्रयास, कीड़े छोड़ने का प्रयास, वो तमाम चीजें हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे ज्यादा बेहतर समझेंगे। अमेरिका की संसद में गरजे पीएम नेतन्याहू। नेतन्याहू ने खाई कसम, हमास से जारी रहेगी जंग। नेतन्याहू की दहाड़, हमास में हाहाकार। हमास के खूंखार आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाले पीएम नेतन्याहू का खून खौल रहा है। नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को खत्म करने की कसम दोहराई है और इसका ऐलान नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद से किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड चौथी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि 3000 हमास आतंकवादियों ने इजराइल में धावा बोला। आतंकियों ने 41 देशों के 1200 लोगों की हत्या की, जिनमें 39 अमेरिकी भी शामिल थे। उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, पुरुषों के सिर काटे, बच्चों को जिंदा जलाया और माता पिता को उनके बच्चों के सामने ही मार डाला। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ईरान को दुनिया भर में आतंकवाद की जड़ बताते हुए उससे निपटने के लिए अमेरिका के साथ क्षेत्रीय गठबंधन का प्रस्ताव सामने रखा। वहीं दूसरी तरफ हमास के समर्थकों ने नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वाटरगेट होटल में हमास के समर्थकों ने जमकर उपद्रव मचाया। अराजकता फैलाने की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने दिख रही है कि किस तरह से हमास के समर्थकों ने होटल में दंगा फसाद कर रखा है। कई फव्वारों को खून के रंग में रंग दिया है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रोजेक्शन लगाए गए हैं। खाने के टेबल और होटल के बाहर कीड़े छोड़ दिए हैं। बता दें कि नेतन्याहू और अन्य इजरायली प्रतिनिधि मंडल वाटरगेट होटल में ठहरे हुए हैं। हमास के समर्थकों की योजना है कि दंगा फैलाकर यह दिखाना है कि वह सुपर पावर अमेरिका में यहूदी सुरक्षित नहीं है। दंगा करके अमेरिका को अस्थिर करने की योजना हमास के समर्थकों की है, जिसकी गवाही यह तस्वीर दे रही है। वहीं दंगाइयों के खिलाफ अमेरिकी पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। दंगाइयों के उपद्रव के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने वैश्विक मंच पर दुनिया के सामने अपनी बात रखी और इसका संकेत भी दे दिया है कि वह हमास को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। मतलब साफ है कि नेतन्याहू एक बार फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो देखा किस तरीके से उपद्रव मचाने का प्रयास और होटल में कीड़े छोड़ दिए जाना, फवारे को लाल रंग देना, ये किस तरीके का विरोध है। इतने नीचे लेवल पर गिरकर विरोध करना, फिर कहना कि भाई ये हमारी हक की लड़ाई है और कहां पर हो रहा है, अमेरिका में ये सब हो रहा है। तस्वीरें आपने देखी और इसी पर हमने
पोल आपसे जो है वो पूछा, नेतन्याहू के संबोधन से बौखलाए हमास समर्थक, ये हमारा प्रश्न था। 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 1% लोगों ने ना में जवाब दिया है। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि नेतन्याहू के संबोधन से हमास समर्थक जो हैं वो बौखला गए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कई बातें कही हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी शिकायत है कि झारखंड के कुछ इलाके जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में मतदाता सूची में वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। अगर इस तरह से डेमोग्राफी बदलती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। अपने बयान में उन्होंने एक बड़ा अहम खुलासा करते हुए कहा, झारखंड में 20% से लेकर 123% तक फर्जी वोटर हैं, जिन्हें मतदाता सूची में जोड़ा गया है। अगर इस तरह से डेमोग्राफी बदलती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आतंक लगातार सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें बांग्लादेशी इस्लामिक घुसपैठिए जनजातीय लोगों को धमकाते सुने जा सकते हैं। बीजेपी ने इसे लैंड जिहाद का मुद्दा बताया है। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड के कुछ इलाके जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में मतदाता सूची में वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। अगर इस तरह से डेमोग्राफी बदलती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। अपने बयान में उन्होंने एक बड़ा अहम खुलासा करते हुए कहा कि झारखंड में 20% से लेकर 123% तक फर्जी वोटर हैं, जिन्हें मतदाता सूची में जोड़ा गया। अगर इस तरह से डेमोग्राफी बदलती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। हम सभी को इस खतरे को महसूस करने की जरूरत है। हमने चुनाव आयोग से इस मामले की गहन समीक्षा और जांच करने की मांग की है। झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के खुलासे होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर चुनाव आयोग को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। कुछ दिन पहले इस गंभीर मुद्दे पर असम के सीएम और झारखंड सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि असम में मुसलमानों की जनसंख्या 40% तक पहुंच गई है। 1951 में ये 12% थी। इस बीच उन्होंने झारखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर कहा कि झारखंड में घुसपैठिए आते हैं और वो झारखंड की आदिवासी बहनों के साथ शादी करते हैं। घर में भी एक बीबी है। अगर बांग्लादेश से आए हैं, अगर बंगाल से आए हैं या असम त्रिपुरा से आए हैं, वहाँ भी एक बीबी है। और यहाँ भी आदिवासी लड़कियों का साथ, मेरा बेटियों का साथ विवाह करने का ड्रामा हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी अब आदिवासियों का नेता है, कम से कम आदिवासी समाज का कल्याण के लिए तो काम कीजिए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भूमि जिहाद, लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन पर तीखा हमला किया था। अमित शाह ने कहा कि भूमि जिहाद और लव जिहाद राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो खुद को आदिवासी सीएम बताते हैं, लेकिन आदिवासियों की चिंता करने के बदले लैंड और लव जिहाद के जरिए उनकी जमीन लूटने वाले घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है।
तो ये आपने पूरी खबर देखी और इसमें आपने देखा कैसे डेमोग्राफी चेंज होने की जो बात है वो कह दी गई। इसको आपको हमने स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। अगला जो खबर है, अगली खबर भी वो महत्वपूर्ण है, मुहर्रम से जुड़ी हुई है। जनमत में अब हम बात करेंगे उस नफरती बयान की जो कानपुर में मुहर्रम में सुनाई दी। मजहबी ढाल में हिंदुस्तान के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले इस तरह का बयान सामने आना पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल यूपी के कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जिहादियों ने सर तन से जुदा होने का नारा लगा दिया। यह घटना कानपुर के रावतपुर की है। मुहर्रम के जुलूस में खुलेआम लग रहे नारे भारत की बहुसंख्यक आबादी को खुली चुनौती। हम बात कर रहे थे उस नफरती बयान की जो कानपुर में मुहर्रम में सुनाई दी गई। मजहबी ढाल में हिंदुस्तान के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले इस तरह के बयान कई बार सामने आ चुके हैं। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम लड़कों ने सिर तन से जुदा होने का नारा लगा दिया। ये घटना कानपुर के रावतपुर की है। मुहर्रम के जुलूस में खुलेआम लगा रहे नारे क्या ये भारत की बहुसंख्यक आबादी को खुली चुनौती से कम नहीं है? मजहबी उत्पात का ये संक्रमण पहली बार नहीं देखा गया। साल 2022 में देश ने इस तरह की नफरती सोच का परिणाम देखा था जब राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। अब एक बार फिर से नफरती और जिहादी सोच ने समाज को चुनौती दी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मजहब की चादर ओढ़कर वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को चुनौती देता है, सिस्टम के साथ खेलने का नारा लगाता है। यूपी के कानपुर में मुहर्रम के जुलूस में शामिल जिहादियों ने एक बार फिर सिर तन से जुदा होने का नारा लगाया है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भीड़ के पीछे खड़े होकर हाथों में हाथ बांधे नफरती भाषणों को ऐसे सुन रहे हैं मानो मंच से खुद गौतम बुद्ध शांति का संदेश दे रहे हैं। खुल्लम खुल्ला सिर तन से जुदा करने की धमकी देती ये भीड़ मुहर्रम के जुलूस की है। वीडियो में नारे की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया। कानपुर पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। विगत दिनों सोशल मीडिया पर के माध्यम से एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुआ था जो 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि में निकलने वाली मुहर्रम के जुलूस से संबंधित था। इसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। इस वीडियो क्लिप के प्राप्त हो जाने के बाद इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत इसमें भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं में जो आयोजक हैं और जो 40-50 अज्ञात व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। कानपुर के रावतपुर में अलम का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के जुलूस में खुलेआम लग रहे नारे भारत की बहुसंख्यक आबादी को खुली चुनौती है। अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेलने वालों की बढ़ती ताकत का इस मजहबी उत्पात का संक्रमण पहली बार नहीं फैलाने की कोशिश की गई है। साल 2022 में इसके रिएक्शन देखे जा चुके हैं जब राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। अब एक बार फिर से नफरती भाषण से समाज को चुनौती दी जा रही है जिस पर सख्त एक्शन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने देखा किस तरीके से मजहबी नारे लगाने की बात कह दी गई, लेकिन सर तन से जुदा की बात कहना, वो भी भारत में और वो भी मंदिर के सामने और वो भी इतनी बड़ी भीड़ में। कार्रवाई हो रही है तो फिर उसके बाद जब रोना रोया जाता है कि भाई ये हमारे ऊपर की गई तो भी इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। चलिए एक मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। 26 जुलाई 1999, एक दिन बाकी है। ये वो दिन जिसको देश कभी भुला नहीं सकता। कल का वो दिन आने वाला, ये वो तारीख है जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकियों और सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जीत हासिल की थी। पाकिस्तानी सेना की साजिशों को नाकाम किया था। बता दें 85 दिन चली इस जंग को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। विजय माने जीत। इस युद्ध में लड़ते हुए हमारे 500 से अधिक भारतीय वीर जवान यानी सैनिक बलिदानी हो गए थे। कारगिल की लड़ाई को भारतीय सेना के द्वारा लड़ा गया था और ये लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में इसको गिना जाता है।
दुश्मन को खदेड़ते हुए भारतीय सेना ने देश की रक्षा की थी। द्रास कारगिल में 25वें कारगिल विजय दिवस के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुदर्शन न्यूज ने भी सुबह से ये कार्यक्रम में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तैयारियों के बारे में आपको बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1999 के करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को युद्ध स्मारक पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही वीर नारियों से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि यह युद्ध जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों की छुट्टी कर दी थी। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रोहिल ने कारगिल वॉर हीरो मेजर संजय सिंह और ब्रिगेडियर खुशहाल कुमार के साथ भी बात की और तमाम चीजें और अभी का भी जो दृश्य है वो भी देखिएगा वॉक थ्रू के माध्यम से। तमाम रिपोर्ट्स और वॉक थ्रूज। बिल्कुल, इस समय हम मौजूद है करगिल वार मेमोरियल में, जहां पे कल 25वीं रजत जयंती जो है करगिल विजय दिवस की वो मनाई जा रही है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल सुबह सवेरे यहां पर पहुंचेंगे और बलिदानी हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस वक्त की थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि SPG के हवाले जो ये पूरा करगिल वार मेमोरियल है उसको किया गया है। आप देख सकते हैं शान से जो झंडा है वो इस वक्त लहरा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर सभी तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और साथ ही आज शाम को यहाँ पर उन जवानों को जो है वो एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी जाएगी और यहाँ पर कैंडल लाइट जो मार्च है वो भी यहाँ पर जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और साथ ही सभी तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये करगिल वार मेमोरियल है, जहाँ पे ऐसे में बात कराने के लिए यहाँ पे मौजूद है कृष्णा नारायण, जो करगिल युद्ध में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी यहाँ पर जो है बेटी भी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, जब ये दुखद खबर मिली कि आपके जो फादर हैं उन्होंने देश के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान की, तो कैसा लगा आपको? एक तो गर्व की ही बात है कि यस हमारे लिए ये बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है सर। और हम जब हमारे पापा का ऐसे हुआ था, शहीद हुए थे, तब हम छोटे थे और मैं तकरीबन मीन्स 14 साल की थी और हम 5 महीने हैं सर। मेरी दीदी भी मेरे साथ है और हम लोगों ने मीन्स बच्चों ने मिलके हमने वहाँ पे हमारे गांव में एक वॉर मेमोरियल बनाया है सर। और उसका भी उद्घाटन अभी विकास रोहिल्ला सर, जनरल लेफ्टिनेंट विकास रोहिल्ला सर के हाथ से हुआ था। अभी 18 जुलाई को हुआ है सर। तो मुझे बताइए कि कितने साल की आप थी जब आपको ये खबर मिली कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने देश के लिए अपनी जान जो है निछावर कर दी? मैं सर 14 साल की थी और सबसे छोटी बहन वो 10 साल की थी सर। तो ये भी आपकी बहन है। आप मुझे बताइए कि कैसे आपने इतने सारे साल जो है वो निकाले अपने पिता? एक्चुअली हमारे पापा ज़्यादा से ज़्यादा फौज में रहते थे, हर एक ऑपरेशन में हूँ सर। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है उस बहादुर जवान की बेटियां यहाँ पे जो है गर्व से इनका सर जो है ऊंचा है, क्योंकि उनके फादर ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और आज भी उनकी महक जो है इस करगिल वादी में जो है वो देखने को मिल रही है। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज, लामोचन व्यू पॉइंट, द्रास। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संजय कुमार जी, जिन्होंने करगिल युद्ध में खुद जो है उसमें उस लड़ाई में जो है पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दे दी थी और बात करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सुदर्शन टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको पहला टास्क मिला, क्या मिला आपको पहला टास्क और कैसी स्थिति थी और कहाँ पे आपने जो है वो युद्ध लड़ा था? देखिए, सबसे पहले तो 25 ईयर करगिल के आज पूरे हुए और हम रजत जयंती समारोह के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज हम इसलिए हर साल वैसे हम 26 जुलाई का फंक्शन इसलिए यहाँ पे अपने जो साथी हैं जो शहीद हुए हैं उनकी जो श्रद्धांजलि है उनको प्रदान करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। और जैसे कि आप ने पूछा है कि कारगिल वॉर के टाइम पे, तो सबसे पहले तो हम लोग ये 5140 द्रास में हम प्रॉक की नौप और 5140 की लड़ाई में हिस्सा लिया था।
चलो धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे संजय कुमार, जिन्होंने कारगिल युद्ध में खुद जो है उसमें शिरकत की थी और उनकी एक अहम भूमिका थी। उन्होंने .5140 में जो है लड़ाई लड़ी थी और दुश्मन को बड़ी शिकस्त का सामना कारगिल युद्ध में करना पड़ा था। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज़, लामोचन व्यू पॉइंट, द्रास। इसकी कारगिल विजय दिवस की 25वीं जो है सालगिरह वो मनाई जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि रजत जयंती इस बार जो है मनाई जा रही है। ऐसे में हम इस वक्त लगातार जो है द्रास के इस सेक्टर में मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी, जिन्होंने खुद कारगिल युद्ध लड़ा था और दुश्मन को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। स्वागत है आपका सर। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहला टास्क क्या मिला था आपको और क्या आदेश था सबसे पहला आपके अपने पलटन? हम तो कश्मीर में थे, आतंकवाद का युद्ध लड़ रहे थे। 16 मई को अचानक युद्ध मिला और 18 को हम यहाँ पहुँच गए। और ये सामने देखिए तोलुलिंग की पहाड़ी है। यहाँ पे शुरू में तो यही बताया है कुछ एक मुजाहिदीन हैं 4-5, और बाद में पता चला एक पूरी कंपनी है। और ये 22 दिन मेरी पलटन ने दिन रात युद्ध लड़ा और फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये 5-6 मुजाहिदीन नहीं है, ये तो कंपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कंपनी है। और उस समय आप देखिए मौसम, टेरेन, दुश्मन और जो ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक जो भी चैलेंजेस रहते हैं, चुनौतियाँ। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि बहुत सारी उपलब्धि जो है कारगिल युद्ध में उन्होंने जो है वो हासिल की थी। उनका यही कहना है कि जो श्रेय है वो इनके जवानों, इनके अफसर्स को जाता है। और पूरी तरीके से आज जो है इस रजत जयंती के मौके पर उन्होंने हमारे साथ बात की और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पे जो है कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज़, लामोचन व्यू पॉइंट, द्रास। तो सुदर्शन न्यूज़ पर हमने दिन भर सुबह से ही हमने करगिल की तस्वीरें आपको दिखाई और हमारे संवाददाता रोहिल ने इस वक्त भी लेटेस्ट जो रिपोर्ट भेजी है जहां पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, कैंडल्स जलाए जा रहे हैं याद में। और ये तस्वीर हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को हमारा सलाम भी हम करते हैं और वो आपको भी दिखाते हैं क्या भेजा है रोहिल ने इस वक्त करगिल से। विजय दिवस पूरी तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है और ऐसे में इस वक्त हम करगिल वार मेमोरियल में मौजूद है, जहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो उन 543 जवानों के याद में ये दीप जलाए जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान की थी। थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये दीप जो है वो जलाए जा रहे हैं और उन 543 बहादुर जवानों को याद किया जा रहा है और उनकी याद में ही ये दीप जो है यहाँ पर जलाया जा रहा है। और पूरी तरीके से आज पूरा देश जो है उन जांबाज जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने करगिल युद्ध में 1999 में पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दे दी थी और उस करगिल युद्ध में बहुत बड़ी जीत जो है वो हासिल की थी। आज 25वीं जो करगिल विजय दिवस 25वां आज मनाया जा रहा है और आज सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। ऐसे में यहाँ पर सभी तमाम तर तैयारियाँ जो है पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है और इस जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है इस वक्त ये दीप जलाकर, इसमें खुद जो भारतीय सेना के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ साथ बाकी सेना के बड़े अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। आप ये खूबसूरत सी तस्वीरें जो है एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ करगिल वार मेमोरियल से, जहाँ पे उन जवानों को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उनके याद में ये दीप जलाए गए और उन 543 बहादुर सैनिकों को आज पूरा देश याद कर रहा है और उनको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि में सेना के बड़े बड़े अधिकारी जिसमें खास तौर पे CDS अनिल चौहान यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे और उन जवानों को पूरी तरीके से आज याद किया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज़, करगिल वार में। चलिए आपको कारगिल की तस्वीरें हमने दिखाई, दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और ऐसी और तस्वीरें लगातार दिखाएंगे, कल भी दिखाएंगे, आज भी दिखा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका। जी हां, जनमत में अब बात अमेरिका की बाइडेन सरकार की करते हैं जिसने अपने नागरिकों के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। उसने अमेरिकी नागरिकों के जम्मू कश्मीर और मणिपुर जाने पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी नागरिकों को भारत पाकिस्तान सीमा और सक्रिय नक्सली अभियान वाले मध्य और पूर्वी भारत में ना जाने को भी कहा है। स्पष्ट रूप से कहें तो अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी में भारत को लेवल 2 पर रखा है, जिसका मतलब है बढ़ी हुई सावधानी। वहीं देश के
कई हिस्सों को लेवल 4 में रखा गया है, जिस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अपराध और आतंकवाद के कारण भारत में सावधानी बढ़ा दी गई है। लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार ने अपनी ये एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए भी जारी की है। ऐसे में भारत जैसे पारंपरिक देश को पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ एक ही तराजू पर तोलना कहां तक सही है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। विश्व में भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करने वाली और भारत की आंतरिक मामलों पर अनावश्यक टिप्पणी करने वाली अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने अब भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोलना शुरू कर दिया है। शुरू से ही भारत की तरक्की को टेढ़ी नजरों से देखने वाली अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके नेताओं ने अब भारत विरोध का एक नया मिसाल पेश कर दिया है। वास्तव में अमेरिका ने इन दिनों अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंक प्रभावित कुछ इलाकों में न जाने के लिए विशेष चेतावनी दी है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी के आदेश पर अमेरिकी विदेश विभाग ने यही चेतावनी भारत के कुछ इलाकों के लिए भी दी है, जिसमें भारत के मणिपुर, जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा समेत कुछ नक्सली इलाकों में भी न जाने का निर्देश दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के लिए रिवाइज्ड ट्रैवल एडवाइजरी में अपने नागरिकों से कहा है कि भारत के कुछ इलाकों में अधिक खतरा है, इसलिए अपराध और आतंकवाद की वजह से वहां अधिक सावधानी बरती जाए। यही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका ने भारत को लेवल 2 पर रखा है, लेकिन देश के कई हिस्सों को लेवल 4 पर रखा गया है, जिसकी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत में कई टूरिस्ट स्पॉट पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई है। इसके साथ ही आतंकवाद का जिक्र करते हुए भारत के टूरिस्ट स्पॉट, स्टेशन, बस अड्डों, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी भवनों के पास भी जाने की मनाही की गई है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी ट्रैवल एडवाइजरी में मणिपुर को लेवल 4 कैटेगरी में रखा गया है और हिंसा और अपराध की वजह से यहाँ की यात्रा न करने की विशेष सलाह दी गई है। इसके साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण इलाकों की भी एडवाइजरी की चेतावनी में साफ साफ जिक्र किया गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब बाइडेन सरकार ने विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी इससे पहले भी ऐसे भारत विरोधी अनेकों एजेंडे चला चुकी है, लेकिन अब उसका तो इसी सवाल पर हमने जो खबर दिखाई, इस पर पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो आप जानेंगे कैसे ये पूरा मामला जो था वो क्या था। भारत को पाक जैसा समझ रही है बाइडेन सरकार। 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 12% लोगों ने यहाँ पर ना में जवाब दिया है। तो ये आपको खबर हमने दिखाई कि भारत की तुलना पाकिस्तान से करने की गलती ना करे अमेरिका। अब एक और खबर की ओर रुख करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देखें कैसे लिफ्ट में सवार एक व्यक्ति अपने हाथ में एक ई बैटरी, जो गाड़ी की बैटरी होती है, स्कूटी की बैटरी होती है, वो लेकर जा रहा था और अचानक देखिए किस तरीके से इस बैटरी में आग लगती है लिफ्ट में अंदर घुसते ही, और ये धमाका हो जाता है और वो आदमी पूरी तरह से झुलस जाता है। ये वही तस्वीर आपको हमने दिखाई और ये व्यक्ति शायद पूरी तरीके से जल चुका है। क्या लोकेशन क्या है इसका अनुमान हम नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन व्यस्त जीवन में, भाग दौड़ में हमें ये चीजें समझनी होनी चाहिए कितनी खतरनाक है ई बाइक की बैटरी। लिफ्ट में जाते वक्त इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिफ्ट को चुंबकीय क्षेत्र में बदल दिया और ये आगजनी हुई। और देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति, आप खबर तो यही है कि ये लगभग मारा ही जा चुका होगा, पूरी तरीके से झुलस गया। और ये तस्वीरों में आप देखिए इसकी शरीर को बाहर निकाला जा रहा है, कैसे खींच के बाहर इसको निकाला जा रहा है। तो सावधान रहिएगा, कैसे भी ई बैटरी का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी सुरक्षा नियमों के बारे में जरूर पढ़ लें। और मैं तो कहूंगा बचें ही, जब तक इसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी ना आ जाए तब तक ना लें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मुझे और मेरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।